सब लोग। मैं प्रिंस भारद्वाज और स्वागत है मेरे फिर से एक ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग है मेरा कजाकिस्तान का। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप किन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप इन चीज़ों से आपको इनको परेशानी ना हो। तो हेलो ऑल माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने जहाज़ को अक्सर ऊपर से फ्लाई करते हुए तो देखा है, उड़ते हुए देखा है आसमान में। बट आज मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ कि जहाज़ की एक्चुअल कंडीशन क्या होती है और एयरपोर्ट के अंदर क्या सीन होता है, वो आज सारा आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो कैसे है सब कुछ, तो पूरा आपको दृश्य दिखाऊंगा। तो चलो मेरे साथ। और अभी हो रहा है हमारा जहाज बैक। तो जहाज़ के कभी बैक एयर नहीं होता है, बट ये किसी चीज़ के थ्रू इसको रनवे पे ले आया जाता है। तो देखते हैं बाहर का दृश्य, ये देख सकते हैं आप ये कैसे बैक हो रहा है। और ये सामने जो आप मशीनें सी दिख रही हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर से इनके थ्रू खींचा जाता है इनको। लेग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। तो अब हम चल पड़े हैं रनवे की तरफ। अभी इसकी स्पीड देखकर आप ये मत सोचो कि ये उड़ने के लिए तैयार है, बिकॉज अभी ये जा रहा है रनवे की तरफ। तो ये सामने आप देख सकते हैं इस टाइप से पार्किंग होती है जहाज़ों की एयरपोर्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। बिकॉज आपने देखा होगा कि मुझे कितनी देर हो गई जहाज़ में बैठे हुए और अभी तक एयरपोर्ट ख़त्म ही नहीं हुआ है। कितना बड़ा एयरपोर्ट है हमारा। और अब देखो ये ट्रक जो आ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है टर्मिनल 4 के लिए। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हमारे एयरपोर्ट पे जब टर्मिनल 3 बना था तो हमारा एयरपोर्ट इतना बड़ा हो गया था कि कई कंट्रियों के एयरपोर्ट हमारे देश के एयरपोर्ट से छोटे हो गए थे। और अब जब ये टर्मिनल 4 बनेगा तो देखना हमारा एयरपोर्ट बहुत सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ देगा और दिल्ली का एयरपोर्ट हमारी नामी ग्रामी कंट्रियों के अंदर आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि कितना जोरों शोरों के साथ में ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो देखिए उधर से फ्लाइट लैंड हो रहा है और ये जहाज कैसे खड़े हैं। ये इंडिगो के ही नहीं और बहुत सारी और बहुत सारी कंपनीज की जहाज हैं। मैं एग्जैक्ट आपको इतनी दूर से बता तो नहीं पाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रियों के हैं। मैं हूँ इस टाइम एयर अस्थाना पे और मेरे साथ में दूसरे रनवे पे है इंडिगो का फ्लाइट। और ये जहाज कैसे खड़े हैं। ये इंडिगो के ही नहीं और बहुत सारी कंपनीज की जहाज हैं। मैं एग्जैक्ट आपको इतनी दूर से बता तो नहीं पाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रियों के हैं। मैं हूँ इस टाइम एयर अस्थाना पे और मेरे साथ में दूसरे रनवे पे है इंडिगो का फ्लाइट। एक कार्गो फ्लाइट
जो उड़ने के लिए तैयार है और इसके बाद हम उड़ेंगे। तो देख लो भैया, यहाँ पर ऐसे ट्रैफिक होता है, ये आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा शॉट लेके आपको इसका दिखाऊँ। तो ये सामने रनवे है, यहाँ से ये कार्गो निकला और ये एक शॉट मैंने अपना कैमरा से डिज़ाइन करने की कोशिश किया है कि आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाऊं टेक ऑफ का। और इसके बाद हम उड़ेंगे भैया, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। और हमारे पीछे भी ऐसे कई फ्लाइट्स हैं। तो ये हमारा रनवे है जी, और मेरे पीछे भी ये देखिए कैसे फ़्लाइट इंतज़ार में है। हम निकलेंगे, फिर ये इंडिगो वाला हमारा पीछे फ़्लाइट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये वेट करना पड़ता है, इतना ट्रैफिक हो चुका है। तो और टर्मिनल 4 बनने के बाद शायद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके कि हमारी फ़्लाइट को जैसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा तो वो ना करना पड़े। ये इंडिगो का जहाज़ मुड़ चुका है और हम लोग आगे निकल चुके हैं, अभी टेक ऑफ करेंगे। तो टेक ऑफ का भी अपना एक नज़ारा है। एक्चुअल में सही बताऊं तो फ़्लाइट के अंदर सिर्फ टेक ऑफ करने और लैंडिंग के टाइम में असली मज़ा आता है, बाकी ऊपर तो बोरिंग ही लगता है सब कुछ। हाँ, या ऊपर से आप व्यू देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप हमारे जहाज़ का स्पीड देखिए, क्या स्पीड है, किस स्पीड से ये टेक ऑफ करेगा। तो एयरपोर्ट का एक बार फिर से नज़ारा देखते जाना भाई। और ये हम टेक ऑफ कर चुके हैं और मैं आपको ऊपर से भी एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए, पहले आपको ये नीचे से सीन दिखाया था, अब आप ऊपर से देखिए। और ये देखो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखो भाई कितना बड़ा टर्मिनल है और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और आप ये रनवे देख सकते हैं यहाँ से क्लियर। और हम ये दिल्ली का व्यू देखिए, दिल्ली का व्यू कैसे दिखता है, ये देखो भाई। वैसे देखा जाए तो इस व्यू को देखकर सारी परेशानियां दूर हो गई हैं ऐसा लगता है। बट अब आगे आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुआ वैसे वो हर पैसेंजर के साथ में होता है। तो आपके साथ ना हो इसके लिए आप किन बातों का ध्यान रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ व्यू देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, अब आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप यह इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुने, बिकॉज आज जो मुझे एयरपोर्ट पे फेस करना पड़ा वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। बिकॉज यह मेरी प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि हर एक उस इंटरनेशनल ट्रैवलर की प्रॉब्लम है जो आज मुझे फेस करनी पड़ी। इसलिए आप इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान दें। वो क्या कि सबसे पहले आप कभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो आप एयरपोर्ट के ऊपर 3 से 4 घंटे पहले जाएं। उसका कारण फर्स्ट, जैसे आपको बोर्डिंग करना पड़ता है तो बोर्डिंग के अंदर भी आपको बहुत बड़ी लंबी लाइन मिलती है। फिर आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस करना पड़ता है तो आपको इमिग्रेशन पे भी बहुत लंबी लाइन फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि सिक्योरिटी पे तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, बिकॉज जूते, बेल्ट, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ अलग अलग करके रखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपका बहुत लंबा टाइम जाता है। इसलिए आप 3 घंटे पहले एडवांस रखें। और इसके अलावा
मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि जो मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर फेस करना पड़ा वो आपको ना करना पड़े, बिकॉज यह हर एक इंटरनेशनल ट्रैवलर की प्रॉब्लम है। वो क्या, जैसे बोर्डिंग पे आप बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, शायद इतना आप इमिग्रेशन क्लियरेंस पे आपको नहीं करना पड़ता। वो क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ कजाकिस्तान से उन्होंने मेरे से रिटर्न टिकट मांगा। तो रिटर्न टिकट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर ट्रैवलर को कहूँगा कि आप रिटर्न टिकट लेकर ज़रूर जाएं। बट मेरी क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको वो भी बताता हूँ, और उनके आगे जो बोर्डिंग वालों के सवाल जवाब थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बोर्डिंग वालों को जो मैंने आगे अपना कजाकिस्तान से मुझे जाना था रशिया, तो रशिया का मैंने उनको वीज़ा दिखाया कि सर मैं कजाकिस्तान से रशिया जाऊंगा, तो अभी मेरी डेट फाइनल नहीं है, आप मेरा ये वीज़ा है, आप मेरा वीज़ा देख सकते हैं, इसलिए मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात के लिए कि ये मान्य नहीं है, आपको रिटर्न टिकट दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको वीज़ा दिखाया था अपना, तो बोलते कि अच्छा आप कजाकिस्तान से रशिया का फ़्लाइट का टिकट दिखाइए। तो मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ कजाकिस्तान से रशिया बाई ट्रेन जाऊँगा। तो बोलते कि अच्छा आप ट्रेन का टिकट दिखाओ। ये बहुत ही हंसी की बात थी। वैसे ये हंसी की बात थोड़ा इसलिए हो गई कि मैंने उनको ये बताया था कि मैं सर कजाकिस्तान जाकर रशिया की टिकट लूँगा ट्रेन का, बिकॉज ट्रेन का इतना कोई लंबे सीन होता नहीं है। उसके बावजूद जो उन्होंने बोला कि नहीं आप ट्रेन का टिकट दिखाओ, तो मेरा लाख समझाने के बाद में भाई साहब उनका जो गुरूर था वो नीचे नहीं आ रहा था। अगर मेरी ये आवाज़ कोई ऑफिसर सुन रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि ऐसा किसी के साथ ना हो। वो उनके नहीं मतलब सभी रिक्वेस्टों के बाद में जब वो नहीं माने तो मुझे एट अ टाइम रिटर्न टिकट कजाकिस्तान से उनको वापस दिखाना पड़ा। और इसके साथ में उनकी और बहुत सारी कंडीशंस थी कि अच्छा आप वहाँ से बाय ट्रेन जाएंगे तो ट्रेन की टिकट दिखाओ, आगे पूरा ट्रैवल आइटनरी वो भी आप दिखाओ कि रशिया में कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे। ऐसे मैंने सारे एक्सक्यूज़ उनको बता चुका था कि आई एम ए यूट्यूबर, सर मेरा फिक्स नहीं होता कि मैं कहाँ से क्या जाऊँगा क्या करूँगा, मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं होता है हमारा, तो इसलिए आप मेरा आगे का वीज़ा देख सकते हैं। पर उनके नहीं मानने के बावजूद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, और मैंने एट टाइम पर कजाकिस्तान से ही वापस रिटर्न टिकट लेना पड़ा, जो कि जाते वक्त मेरे जो टिकट का कॉस्ट था वो था 4700 रुपीज़, और आते वक्त मुझे जो टिकट लेना पड़ा वो मुझे लेना पड़ा 32,000 रुपये का। तो सोचिए ये मेरा कितना बड़ा नुकसान था, और एक बिगनर यूट्यूबर के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। मेरा सारा शेड्यूल लगभग ख़राब हो चुका था या हो सकता था, आप किसी भी वे में मान सकते हैं, बट मुझे भाई साहब एट ए टाइम 32,000 रुपये का रिटर्न टिकट लेना पड़ा। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस टाइप का आप शेड्यूल आपका जो हो। आप सोच सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस में मेरा कितना टाइम चला गया। तो मुझे इसके लिए इमिग्रेशन वालों से भी लंबी लाइनों में जब मैं लगा, सब लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ मेरा फ़्लाइट का टाइम है, मुझे आगे जाने दिया जाए। बट काफ़ी सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो कुछ लोगों ने मेरी बात को माना भी और मुझे आगे जाने दिया। और इमिग्रेशन वालों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर मेरे फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो आप प्लीज़ थोड़ा मेरा जो इंटरव्यू वगैरह है वो जल्दी कीजिए। तो लगभग उन्होंने भी माना, बट सिक्योरिटी के ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पर भी लंबी लाइनें थी। तो आप मेरी इन सब परेशानियों को समझ सकते हैं कि मुझे कितनी परेशानियों का सामना कर फ़्लाइट को पकड़ा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे पहले फ़्लाइट पे पहुँचे, 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और अपना जो प्रोसेस है, ताकि आप इमिग्रेशन क्लियरेंस है या चेकिंग बोर्ड है, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप टाइम होगा तो आप इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकेंगे, बिकॉज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाकई में विदेशों की तर्ज पे बना हुआ है और बहुत ही सुंदर, आप उसका भी एंजॉय करें और आप टाइम से पहले पहुँचें और इन सब प्रॉब्लम से आप बचें। बस एक दूसरे के गले पड़ने पे ही रहता है। तो चलो देखिए इस एयर होस्टेस ने कितना वार्म वेलकम किया हमें, और
बहुत ही प्यार से गुड बाय भी बोला। चलो तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कजाकिस्तान का एयरपोर्ट। तो ये है जी, मैं अब अपनी फ़्लाइट से उतर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि बाहर का कितना सुंदर ये दृश्य है और ये हमारा एयरलाइन है। तो चलो आगे ये जो बस है आगे मुझे अपना टर्मिनल तक लेकर जाएगी और वहाँ पर आगे क्या क्या होता है तो प्लीज़ मस्ट वॉच माय नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए 1% भी हो सकता है कि अगर हेल्प हो किसी का तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना ना हो और वो इस प्रॉब्लम से बच सके। थैंक यू सो मच।